राहुल भाई भागो भागो। 10 नवंबर 2025 की शाम दिल्ली, भारत की राजधानी, एक बड़े सदमे में आ गई। लाल किले के बिल्कुल पास एक सफेद हुंडई i20 कार, उसमें जबरदस्त विस्फोट हुआ। और यह न सिर्फ एक हादसा ही नहीं था, बल्कि तेजी से एक टेरर एंगल माना जा रहा है। कम से कम 8 से 12 लोग मरे हैं और दर्जनों घायल हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम गहराई से जानेंगे कि यह धमाका कैसे हुआ, इसके पीछे का इतिहास और मकसद क्या हो सकता है, और जांच एजेंसियां अब तक क्या क्या खुलासे कर चुकी हैं, और सबसे जरूरी भारत आगे क्या कर सकता है ताकि ऐसे हमले रोके जा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं, घटना का पूरा विवरण समझने की कोशिश करते हैं। तो ब्लास्ट का समय था 6:52 शाम का। यह कार एक लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के बहुत नजदीक खड़ी थी। गाड़ी को पहले हरियाणा नंबर प्लेट का बताया जा रहा है और विस्फोट बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। आसपास खड़ी कई गाड़ियां आग की लपटों में झुलस गईं, शीशे टूटे और लोग घबरा गए। लेकिन बहुत जल्दी स्विफ्ट एक्शन पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच जाती है। तो सबूतों की प्रारंभिक रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई है कि यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है, बल्कि एक आतंकी साजिश है। कम से कम 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं और पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज किया और इसे UAPA यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत आतंकवाद के तहत माना जा रहा है। देखिए, दिल्ली में यह हमला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि इससे पहले भी राजधानी में आतंकवाद की कार्रवाई हुई है। 2008 में सीरियल ब्लास्ट जैसी घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि यह शहर एक सुरक्षित जगह नहीं है। लेकिन हैरानी वाली बात है कि इस बार एक नया खतरा सामने आ रहा है, जिसे कुछ जांच एजेंसियां व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल कह रही हैं। मतलब युवा शिक्षित पेशेवर यानी कि डॉक्टर, प्रोफेसर, छात्र आतंक की साजिश में शामिल हो रहे हैं। और जांच में यह बात उभर कर सामने आई है कि यह नेटवर्क पाकिस्तान आधारित समूहों से जुड़ा है और विशेषकर जैश ए मोहम्मद JEM से। और अगर यह लिंक सही है तो यह दिखाता है कि आतंक अब सिर्फ पारंपरिक सैनिकों या सीमा पारियों का खेल नहीं रहा है, यह एक इंटेलेक्चुअल साजिश बन चुका है। और इतिहास में हमने कई बार देखा है कि ऐसे हाई प्रोफाइल स्थानों को निशाना बनाना सिर्फ जनहानि नहीं, बल्कि एक सिंबॉलिक महत्व के लिए किया जाता है। लाल किला राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक है, इसलिए यह हमला सिर्फ नुकसान पहुंचाने का नहीं, बल्कि संदेश देने का भी एक हथियार हो सकता है। तो जांच की जिम्मेदारी NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दे दी गई है और इसके शुरुआती निष्कर्ष बहुत चिंताजनक है। विस्फोटक सामग्री जो यूज की गई थी, तो फॉरेंसिक टीम ने शुरुआती परीक्षण में एमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल यानी कि ANFO के उपयोग को क्लियर कट बताया है। और इसके साथ ही डेटोनेटर रेजिड्यूज, वायरिंग के हिस्से और मेल्टेड मेटल पार्ट्स भी मिले हैं। और यह बताता है कि यह कोई साधारण विस्फोटक नहीं था, बल्कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी कि IED जैसे प्लान किया गया एक ऑपरेशन था। और धमाके में इस्तेमाल की गई हुंडई i20 कार जो हरियाणा नंबर की बताई जा रही है, यह गाड़ी कई बार मालिक बदल चुकी है। पिछली लीड से पता चलता है कि डॉक्टर उमर नबी कार के मालिक और ड्राइवर थे। और DNA टेस्ट में उमर की पहचान की जा रही है। फॉरेंसिक लैब उनकी मौत की पुष्टि करने की कोशिश कर रही है। और जांचकर्ताओं को यह शक है कि यह हमला फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ा है, जहां पहले ही भारी मात्रा में विस्फोटक और बम मटेरियल बरामद हुए हैं। तो यहां पुलिस ने करीब 2900 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री बरामद की है। संदिग्धों में कई डॉक्टर हैं, जिनमें कश्मीर से डॉक्टर भी शामिल हैं। और एजेंसियां ये भी देख रही हैं कि ये लोग टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे थे लॉजिस्टिक्स, कम्युनिकेशन और फाइनेंसिंग के लिए। तो मोटिव बड़ा साफ है। शुरुआती विश्लेषण ये सुझाव देते हैं कि यह हमला VBIED यानी कि व्हीकल बॉर्न IED की रणनीति के रूप में किया गया था, यानी कार को बम की तरह इस्तेमाल किया गया। सिंबॉलिक जगह को लक्ष्य बनाना इस बात को दर्शाता है कि हमलावर सिर्फ जनहानि नहीं चाहते थे, वे एक बड़ा राजनीतिक या मनोवैज्ञानिक संदेश भी देना चाहते थे। और कुछ सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि यह साजिश पुश्तैनी JEM मॉड्यूल का नया अवतार हो सकता है। शायद पुराने नेटवर्क को फिर से सक्रिय करने की कोशिश भी हो सकती है। तो देखिए, अगर DNA मिल जाता है और पुष्टि हो जाती है कि उमर नबी ही ड्राइवर था,
तो यह साबित करेगा कि वह आत्मघाती हमला भी हो सकता है। और साथ ही एजेंसियां आगे यह देख रही हैं कि इस मॉड्यूल का सोर्स कहां था। तो क्या और सदस्यों की भूमिका थी, जैसे अंदरूनी सहयोगी या फंडर्स? क्या और प्लान बने हुए थे, जैसे और हमले या रणनीतिक धमकियां? तो अब सवाल ये उठता है कि भारत आगे क्या कर सकता है और आगे क्या क्या चैलेंजेस सामने आएंगे। तो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी के तहत सिक्योरिटी अलर्ट को बढ़ाया जाना चाहिए। दिल्ली और एनसीआर में हाई अलर्ट जारी रहना चाहिए, खास तौर से भीड़ वाले इलाकों में। मेट्रो स्टेशन, स्मारक स्थल और ट्रैफिक सिग्नल जोन में नियमित चेकिंग होनी चाहिए और तत्काल छापेमारी कश्मीर, हरियाणा और अन्य संदिग्ध इलाकों में और छानबीन होनी चाहिए। और डाउटफुल डॉक्टर्स और सहयोगियों पर गहन पूछताछ करनी चाहिए। कानूनी कार्रवाई यूएपीए के तहत आरोप लगाने और सघन मुकदमेबाजी होना बहुत जरूरी है। और सबूतों की फॉरेंसिक पैकिंग और जल्द रिपोर्ट करनी चाहिए। राजनीतिक संदेश देना भी बहुत जरूरी है कि वरिष्ठ नेता जैसे गृह मंत्री ने पहले भी कहा था कि जो भी शामिल होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। यह जनता को भरोसा देगा और सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। तो क्या चैलेंजेस हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। इससे भारत पाकिस्तान तनाव, अगर जेईएम के लिंक पक्का हुए तो यह कूटनीतिक संकट बना सकता है। और सक्रिय आतंकवाद मॉड्यूल की वापसी भारत पाकिस्तान संबंधों में और अधिक तनाव ला सकती है। तो ये न्यू फाउंड आतंकवाद यानी कि व्हाइट कॉलर आतंकवाद, मतलब ये कि आतंकवादी सिर्फ सीमा पार नहीं, भारत के भीतर भी गहराई से जड़ें जमा सकते हैं। डॉक्टर, प्रोफेसर, ये लोग समाज में बहुत ही भरोसेमंद और रिस्पेक्टेड लोग होते हैं, इसलिए पहचान करना इनकी पहचान करना बहुत मुश्किल हो सकता है। यहां पे फॉलोअप हमलों का भी डर हो सकता है। अगर ये सिर्फ एक हमले का हिस्सा था तो और प्लान हो सकते हैं या और वीबीआईडीज तैयार किए गए हों, कुछ नहीं पता। और बचा हुआ नेटवर्क सक्रिय रह सकता है या नए सदस्यों की भर्ती हो सकती है। और यह सामाजिक और सांप्रदायिक तनाव की वजह भी बन सकता है। ऐसी खबरें लोगों में डर और शक पैदा कर सकती हैं, खासकर उन समुदायों में जो पहले से ही संवेदनशील हैं। डॉक्टर समुदाय, कश्मीर समुदाय, इन पर गलत टैगिंग या नकारात्मक छवि बन सकती है, जिसे संभालना बहुत जरूरी होगा। तो ये थी शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज। अब देख लेते हैं कि लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी भारत क्या कर सकता है। इंटेलिजेंस को और सक्रिय किया जाए, एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल किया जाए। एनआईए, आईबी, पुलिस, राज्य एजेंसीज, संदिग्ध नेटवर्क की पहचान के लिए बड़े पैमाने पर निगरानी होनी चाहिए। और रेडिकलाइजेशन रोकने के लिए कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोग्राम्स की बहुत जरूरत है। और हाई रिस्क एरिया जैसे कि मॉन्यूमेंट, मेट्रो, मार्केट्स, यहां पे सुरक्षा का पुख्ता बंदोबस्त होना चाहिए। सीसीटीवी, बम डिस्पोजल टीम्स, रूट मैपिंग और आपातकालीन प्रतिक्रिया, इसकी योजना बनानी चाहिए। और फॉरेन नीति, कूटनीति और सीमा पार नीति भी ध्यान दें तो पाकिस्तान के साथ संवाद अगर संभव हो और आतंकवाद विरोधी कार्रवाई में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भी हमें कोशिश करनी चाहिए। सीमा पार आतंकवादी नेटवर्क की निगरानी और रोकथाम के लिए भी कार्रवाई करनी चाहिए। कानूनी सुधार और ट्रांसपेरेंसी भी बहुत जरूरी है। यूएपीए और अन्य कानूनों की समीक्षा, कैसे अपराधियों को न्याय मिल सकता है और गलत मामलों को कैसे रोका जा सकता है, इसके ऊपर भी कार्रवाई बहुत जरूरी है। फॉरेंसिक कैपेबिलिटीज को भी और मजबूत करना होगा। तेजी से भरोसेमंद टेस्टिंग और एनालिसिस वाली चीजों को सार्वजनिक रिपोर्टिंग होनी चाहिए। सरकार समय समय पर नागरिकों को अपडेट दे जिससे भय और अफवाह की कमी हो और फॉरेंसिक जांच जो है वो और पुख्ता हो सके। तो दोस्तों, ये धमाका सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक चेतावनी है, ये एक सिग्नल है। 12 से 15 जिंदगियां गई हैं, परिवार टूटे हैं और हर दिल में डर है। लेकिन यही वह समय है जब हम अपने भविष्य पर सवाल उठाएं। क्या हम इन खतरों से निपटने के लिए तैयार हैं? क्या हमारी सुरक्षा एजेंसियां, इंटेलिजेंस तंत्र और हमारी सरकार मजबूत है? क्या हम दीर्घकाल तक ऐसे आतंकवाद का सामना कर सकते हैं जो सिर्फ सीमा पारियों का नहीं बल्कि हमारे बीच के लोगों का भी हो? और अगले कुछ हफ्तों में और महीनों में कुछ बहुत अहम खुलासे हो सकते हैं। गिरफ्तारियां, आरोप, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और राजनीतिक कदम, ये सभी तय करेंगे कि भारत कैसे आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो यह वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आने वाले अपडेट्स, इनसाइट्स और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आपके लिए हम लाते रहेंगे। इस पर्टिकुलर घटना को और हमारी गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज हैं, हम उनको आगे आगे बढ़ाते रहेंगे और आपको नए नए एनालिसिस देते रहेंगे इसी एक्टिविटी पे भी क्या चल रहा है। तो अभी फिलहाल इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को हम अभी यहीं पे रोकते हैं।
दोस्तों बने रहो मेरे चैनल पे और देखते रहो अगली अपडेट्स के लिए डे बाय डे विक्रम ऑन यूट्यूब with a promise to come back, and I promise you to come back again with a new vlog, with a new update on this and all other matters also. Until my next vlog, adios amigos, my friends, bye bye.